Good morning, students. Today I'm here with the first chapter, the last lesson from Flamingo. Okay. First of all, the introduction of the author is given here, in which some lines of the chapter's introduction is also added here. So please listen. Alphonse Daudet is the writer of the chapter, the last lesson. Was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of French-Prussian War between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Okay, Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Australia. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों जो थी वो प्रशियंस के हाथों में चली गई थी. सो इसी इंसिडेंट्स को हम डीपली गो थ्रू होने के लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना होगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, जिसमें कि इस वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया और इस वॉर के जो भी इफेक्ट्स थे, वो इफेक्ट्स क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि अफेक्ट्स थे जो फ्रेंच पर पड़े थे. तो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट जो थे एल्सेस एंड लॉरेन, यहाँ पर बाउंड कर दिया गया था लोगों को कि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उनकी मदर टंग को यूज नहीं कर सकते, उन्हें जर्मनी यूज करनी होगी. सो लेट्स रीड द चैप्टर. Before starting the chapter, some expressions are given here. I want to explain this one. In great dread of. Do you know the meaning of dread? Dread means fear. They were in great fear. In unison. In unison means होता है combined. Counted on का meaning होता है dependent on. A great bustle means hustle bustle was there. Thumbed at the edges means slightly damaged at the corners means corner से थोड़ा सा टूटा हुआ. Reproach ourselves with. Reproach means होता है blame करना. तो वहाँ के लोग जो थे फ्रेंच के जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो थे एल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ के लोग जो है वो खुद को ब्लेम करते हैं. एंड द टीचर एम हेमेल also blamed himself not to teach the students properly. Okay, who gave his 40 years of service there. So let's start the chapter. I is coming here for the boy named Franz. Okay, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उस दिन मैं स्कूल लेट पहुंचा और बहुत डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम हेमल ने उनको कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. पार्टिसिपल्स इज द टॉपिक ऑफ अ ग्रामर. तो उनकी लैंग्वेज फ्रेंच का जो ग्रामर टॉपिक था वो टीचर उनसे पूछेंगे. तो इसी डर से, जैसे कि आप लोग भी जब टीचर कोई वर्क देता है, लर्निंग के लिए कोई टॉपिक देता है, तो आप लोग स्कूल जाने से डरते हो, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो घर बैठ जाते हो. ऐसा ही कुछ उस बॉय के साथ भी था. ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल. तो इसीलिए वो डरा हुआ था, क्योंकि एम हेमल उससे क्वेश्चन पुटअप करते और उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और फ्रेंड्स ने कहा कि मुझे पार्टिसिपल्स के कुछ स्टार्टिंग वर्ड्स भी नहीं पता थे कि वो है क्या. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ मोमेंट के लिए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और कहीं बाहर ही अपना पूरा दिन स्पेंड करूं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. बहुत तेज धूप निकली हुई थी. सो ब्राइट एनवायरमेंट था, वेदर था, और इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जंगलों में जो बर्ड्स थी वो चर्पिंग कर रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और
जो सॉ मिल के बैक साइड में ओपन फील्ड था, उसमें प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग करना मीन्स parading. Okay, if you don't know the meaning of sawmill, you can write this one as well. A mill for sawing timber. टिम्बर एक लकड़ी होती है, उसको चीरने के लिए एक मशीन होती है, वो लगाई जाती है. उसी एरिया को मिल कहते हैं और इसीलिए उसको सॉ मिल कहा गया है. ओके, क्योंकि वहां पर लकड़ी चीरने का काम किया जाता है. और कौन सी लकड़ी चीरने का काम किया जाता है? टिम्बर. ओके, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. अब उसके लिए ना पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा ये सारे सीन्स जो थे वो ज्यादा टेम्प्ट कर रहे थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन उस चीज को रेजिस्ट करने की पावर उसके अंदर थी. रेजिस्ट करना मीन्स ओवरकम या फिर कंट्रोल करना. एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जाने की जल्दी करना, ये स्ट्रेंथ उसके अंदर थी. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन के पास से गुजरा, टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. अब यहाँ उस भीड़ को देखकर फ्रेंड्स ने सोचा कि पिछले 2 सालों से हमेशा बैड न्यूज ही आ रही है. द लास्ट बैटल्स, जो बैटल्स हम हार चुके हैं, उनके इंफॉर्मेशन, द ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट्स आते हैं उनकी, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते हैं वहीं पर उस बुलेटिन बोर्ड पर पेस्ट किए जाते हैं. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब वो खुद अपने अंदर ही अंदर खुद से बात करता है, खुद सोचता है कि अब क्या मैटर हो सकता है. वो सोचता है कि क्या बात है, कौन सा नोटिस आया है जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." फिर जब मैं जल्दी जल्दी भाग रहा था स्कूल पहुंचने के लिए, जितना मैं तेजी से जा सकता था, तो मुझे देखकर वहां ब्लैकस्मिथ वॉचर जो खड़े हुए थे अपने अप्रेंटिस के साथ में और बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाकर कहा, "डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत भागो बब." बब मीन्स बॉय. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम प्लेंटी ऑफ टाइम में मीन्स इनफ टाइम में तुम स्कूल पहुंच जाओगे, आराम से जाओ. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड रीच्ड मिस्टर एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स पैंटिंग. हाफते हाफते मैं एम हैमल के लिटिल गार्डन में, छोटा सा जो गार्डन बना हुआ था, उसमें मैं पहुंच गया. यूजुअली When school began, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, there was a great bustle, तो बहुत शोर शराबा होता था, which could be heard out in the street, जिसे हम गली में भी सुन सकते थे. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और वो शोर शराबा जो होता था वो होता था द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने बंद करने की आवाजें. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही रिदम में एक साथ लेसन को रिपीट करने की आवाज. वेरी लाउड, बहुत तेज बोलने की आवाज या रिपीटिशन की आवाज. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने कानों पर हाथ लगाकर अच्छे से सुनने की कोशिश जो करते हैं. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर की रैपिंग टेबल पर, जो टीचर टेबल पर टैप करता है अपनी उस रूलर को, उसकी आवाज. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था. सब कुछ शांत था, कोई कुछ नहीं कह रहा था. रैपिंग का आप मीनिंग लिख सकते हो थम्पिंग. ओके, वहां सब कुछ साइलेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ दैट नोटिस which came from Berlin. It's about the changes in using the mother tongue language. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. और फिर मैं वहां से
उस कमोशन क्या होता है, हंगामा जो होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन सडनली विच इज क्रिएटेड, ओके। और वो इतने शोर शराबे पर डिपेंड होकर वो चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे मीन्स वो ऐसा होता था कि वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता था जब भी उसकी क्लास लगती थी, हमेशा जब वो लेट आता था तो। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन संडे मॉर्निंग पर जैसे स्कूल साइलेंट होता है, क्वाइट होता है, ऐसे ही सब कुछ साइलेंट था, लाइक संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और उस दिन मैंने विंडो में से मेरे क्लासमेट्स को देखा कि ये शोर क्यों नहीं आ रहा है, सब साइलेंट क्यों बैठे हैं। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो मैंने देखा कि वो ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो थे वो इधर उधर वॉक कर रहे थे अपने उस टेरिबल आयरन रूलर को अपनी आर्म के नीचे लगाकर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और किसी के देखने से पहले मैं अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्माया था। एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे बहुत काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, जाओ और फटाफट से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, बिकॉज दे वर नॉट वेटिंग फॉर हिम टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर से जंप किया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक ही नहीं, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, कि मैंने अभी अपने डर पर काबू पाया भी नहीं था, तभी मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर जो हैं एम हैमल, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल कोट जो कि ग्रीन कलर का है वो पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप थी वो पहनी हुई थी जिसकी चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसे वो हमेशा इंस्पेक्शन डेज पर एंड प्राइज डेज या फिर प्राइज डेज पर पहना करते थे। ये एम्ब्रॉयडर्ड कैप, शर्ट और वो ग्रीन कोट वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहना करते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और एक तो ये उसके लिए कंफ्यूजिंग था, और उसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत अजीब और बहुत सोलम, क्वाइट लग रहा था, शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट surprised me most was to see on the back benches that were always empty. सबसे बड़ी चीज जो थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो थी वो मुझे सरप्राइज करने वाली, वो ये थी कि वो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उस पर हमारे गांव के लोग शांति से हमारी ही तरह बैठे हुए हैं। कौन कौन? ओल्ड हॉसर मीन्स होता है सेलर, विद हिज 3 cornered hat, उन्होंने अपनी 3 cornered hat पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर बैठे थे, एंड द फॉर्मर मास्टर बैठे थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी काफी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत परेशान, दुखी लग रहा था। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो थे वो एक पुराना प्राइमर, एक पेपर लेकर आए थे। थम्प्ड एट द एजेस, जिसे उन्होंने अपने अंगूठों से कॉर्नर से पकड़ा हुआ था, उस कॉर्नर से पकड़ा हुआ था जो कि थोड़े मुड़े हुए थे, तो उसको ओपन करने के लिए उनको कॉर्नर्स को उन्होंने पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उस प्राइमर को अपनी नीज पर ओपन किया। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने उस स्पेक्टिकल्स को पहने हुए, और उस स्पेक्टिकल्स से वो उन पेजेस पर पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा शौक हो रहा था, तो एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल जो है
माउंटेड, माउंटेड मीन्स होता है वेंट अप, वेंट अप मीन्स बैठ जाना। तो वो अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है सीरियस, और उसी सीरियसनेस में एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी जेंटल टोन में, जेंटल मीन्स माइल्ड, बहुत ही विनम्र, ठीक है, काइंडफुल जो वॉइस थी उसकी, जो मेरे साथ उन्होंने यूज की थी जब मैं लेट आया था, वही सेम टोन में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये तुम्हारा लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि जो एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स है उनमें सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका न्यू मास्टर जो है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स लाउड साउंड ऑफ थंडर, जैसे कि बिजली गरजती है तो वो आवाज आती है, ऐसे ही ये जो साउंड था ना उसके कानों में, उसके माइंड पे एक बार एकदम से अटैक करते हैं। और वो कहता है कि ये वर्ड्स ना मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे। ओह द रेचेस, रेचेस मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, मीन्स दुर्भाग्यवश, अनहैप्पी पर्सन्स, ओके, रेचेस मीन्स अनहैप्पी पर्सन्स। वो अनहैप्पी पर्सन, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो बेचारे लोग, वो यही नोटिस था जिसे वो लोग पढ़ रहे थे जो टाउन हॉल पर लगा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। तो एम हैमल कहते हैं, बीच में वो फ्रेंड्स सोचने लग जाता है, तभी एम हैमल जो है वो कहते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं लिखूं कैसे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो क्या कहता है, फ्रेंड्स अपने माइंड में ये चीजें सोचता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं तो अभी लिखना भी नहीं जानता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो अभी थोड़ा कुछ लिखना सीखा नहीं, पढ़ना सीखा नहीं, मुझे तो अभी और सीखना चाहिए, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा क्या। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे वहीं रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना बुरा लग रहा था मैंने मेरे लेसन्स को नहीं पढ़ा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि मैं बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उन्हें ढूंढने चला जाता था। एक्सेप्ट लर्निंग, लर्निंग को छोड़कर मैं बर्ड्स के एग्स ढूंढने चला जाता था, और मैं सार पर, सार जो होता है एक स्लाइड होती है, उस पर स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, कुछ टाइम पहले ना वो बुक्स मेरे लिए न्यूसेंस थी। न्यूसेंस होता है समथिंग अनोइंग और कॉजिंग ट्रबल, आपको जो परेशान करने वाली हो, वो बुक्स मेरे लिए ऐसी थी। सो हैवी टू कैरी, उनको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत हैवी थी मेरे लिए। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और सेंस की हिस्ट्री की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वही किताबें मेरी दोस्त बन गई हैं जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आइडिया तो ये था कि वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। जब मेरे दिमाग में ये चीजें आई तो मैं उनकी रूलर की जो पनिशमेंट थी ना वो भी भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने ज्यादा क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंज, और विम्सी मीन्स सनकी लोग जो होते हैं। मैं ये भी भूल गया कि वो कितने सनकी थे, कितने ज्यादा विम्सी थे। पुअर मैन, बेचारे वो इंसान। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और उनके इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने अपने संडे क्लॉथ्स पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड,
Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे ये बात समझ में आई कि वो लोग, गांव के जो लोग थे, वो क्यों बैठे थे रूम में बैक बेंचेस पर, क्योंकि they were also regretting not to learn their own language. उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, बट उन्हें उसके अल्फाबेट्स भी नहीं पता थे कि उस लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, उस लैंग्वेज को लिखना कैसे है. एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग. इसीलिए कहते हैं कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी चीज को सीखने की, तो आपको सीख लेनी चाहिए. कुछ नहीं पता कि आगे जाकर आपको उसको सीखने का मौका मिले या ना मिले. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. और इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि अब वो कभी स्कूल भी नहीं जा पाएंगे. मतलब दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर. उन्होंने वो पहले भी नहीं सीख पाए, पहले भी वो कभी स्कूल नहीं गए थे उस चीज को सीखने के लिए, और अब भी नहीं जा पाएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. और ये उन लोगों का तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, उनकी 40 years की फेथफुल सर्विस के लिए, और उनके लिए रेस्पेक्ट शो करने के लिए, ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री. कंट्री के लिए अपनी रेस्पेक्ट भी वो शो करना चाहते थे दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनकी अब थी ही नहीं, क्योंकि उस पर तो जर्मनी के प्रशियंस ने कब्जा कर लिया था. इसीलिए वो अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट भी शो कर रहे थे. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे मेरा नाम सुनाई दिया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरी टर्न थी रिसाइट करने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, जो भी कुछ और जो मैं ना कहने के काबिल था, एबल नहीं था जो कहने के, वो था वो ड्रेडफुल रूल पार्टिसिपल का. वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी लाउड और क्लियर मैं उस रूल को बोलने से डर रहा था. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मुझे बिना किसी मिस्टेक के बोलना था. दैट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मैंने स्टार्टिंग के वर्ड्स को ही मिक्सड अप कर दिया और वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा था, क्योंकि उसने कोई रिप्लाई ठीक से नहीं दिया था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का भी डेयर उसके अंदर नहीं था. मीन्स ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना. आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद ही बहुत ज्यादा बुरा फील करोगे. सी हाउ इट इज, देखो ये सब कुछ कैसे आपको करना है. एवरी डे वी हैव, मीन्स वो ये सब चीज क्लियर करता है कि हाउ इट इज, कि ऐसा कैसे हुआ है. दैट यू आर नॉट एबल टू गिव एनी रिप्लाई, तुम इस चीज के लिए खुद ही बैड फील कर लोगे. वो बताता है उसे रीजन वाई कुड ही नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स और एवरीथिंग दैट ही टॉट. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, कि हम हर दिन खुद से कहते हैं कि बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा. दैट इज द मेन रीजन दैट अ स्टूडेंट फील्स इन हिज और हर लाइफ. आप लोग भी ऐसा करते हैं कि आज नहीं पढ़ा तो सोचेंगे कि कल पढ़ लेंगे, फिर कल सोचेंगे कल पढ़ लेंगे. वो ऐसे ही हम अगर डिले करते गए तो वो एक दिन एग्जाम का डे आ जाता है और हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ से आए हैं. हम जहां से आए हैं यहाँ, मीन्स जिस पोजीशन पर आज वो है, वो कैसे पहुंचा है. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, कि एल्सेस जो है वो बहुत बड़े ट्रबल में है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यहाँ पर एल्सेस में आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ एक गर्ल का नाम मेंशन किया गया है एल्सेस, और कहता है कि एल्सेस जो है वो ये कहती है शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो भी कल पर अपनी लर्निंग को टाल देती है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. और अब जो लोग जो हैं,
जो लोग देयर विल हैव राइट टू से टू यू, जिनके पास ये राइट है तुम्हें कहने का कि हाउ इज इट, कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, तो तुम क्या करोगे? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का बहाना तो बनाओगे कि तुम फ्रेंचमैन हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो. यू लेफ्ट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. लेकिन तुम वर्स्ट नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, बल्कि हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं इस चीज के लिए. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना, वो भी एंक्शियस नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मीट्स. तुम्हारे पेरेंट्स ने सबसे पहली चीज जो थी वो क्या चाहिए, किस चीज को प्रेफरेंस दी उन्होंने, कि तुम वर्क करो फार्म में और मील्स पे, ताकि तुम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सको. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ और रुपए कमा सके. एंड मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम दे रहा हूं. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हें कभी मेरे फ्लावर्स में वाटरिंग के लिए नहीं भेजा, तुम्हारे लेसन्स को सिखाने की बजाय? मीन्स ही वॉज ऑल्सो ब्लेमिंग हिमसेल्फ टू सेंड हिम टू वाटर हिज flowers instead of learning his lessons. And when I wanted to go fishing, और जब मैं कभी फिशिंग के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday? तो क्या मैंने तुम्हें कोई हॉलीडे नहीं दिया? मीन्स यहाँ वो विलेजर्स को और मीन्स उन बच्चों के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को फार्म या मिल्स पर काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सके. और यहाँ एम हैमल जो है वो खुद को ब्लेम करते हैं कि वो खुद भी इस चीज के लिए फॉल्टी है कि उन्होंने बच्चों को सिखाने की बजाय उन बच्चों को वाटरिंग करने के लिए भेजा प्लांट्स में, या फिर फिशिंग के लिए जब उन्हें जाना होता था तो वो बच्चों को हॉलीडे दे देते थे. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो एक चीज से दूसरी चीज पर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. तो वो एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड की बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है. बिकॉज हम भी यही सोचते हैं कि आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यहाँ पर आपको फ्रेंड्स का एक मैप दिया गया है जिसमें आप एल्सस और लॉरेन को पॉइंट आउट कर सकते हो. क्लियर? इट्स गिवन इन योर बुक. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. और वो उसी लैंग्वेज को बहुत ही क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल वे मानते हैं, दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसे हमें सुरक्षित करना होगा हमारे बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को एनस्लेव कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो लोग जितना अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखते हैं, होल्ड रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तो मानो कि जैसे उनकी लैंग्वेज ही उस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए की है. यहाँ पर वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आपको क्लियरली समझना होगा. यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि लोगों को अगर एनस्लेव कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, तो उनकी लैंग्वेज ही होती है जिसके थ्रू वो वहां से बाहर आ सकते हैं. देन ही ओपनड अ ग्रामर. फिर इतना बोलने के बाद वो ग्रामर बुक ओपन करते हैं एंड रीडर्स अ लेसन, और हमारे लेसन को पढ़कर सुनाते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और जब उन्होंने पढ़ाया तो फ्रेंड्स अमेज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया ये देखकर कि वो बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ पा रहा था, समझ पा रहा था. ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी. जो कुछ भी एम हैमल ने उन्हें पढ़ाया वो सब कुछ ही बहुत इजी लग रहा था उसे. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और मैंने ये भी सोचा कि मैंने शायद कभी पहले केयरफुली सुना ही नहीं था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और शायद
एम हैमल ने भी मच पेशेंस के साथ में हमें हर चीज एक्सप्लेन नहीं की थी कभी. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था मानो कि ये पुअर मैन जाने से पहले हमें सब कुछ जो उन्हें आता है वो सब कुछ सिखा देना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में सारी चीजें हमारे दिमाग में, हमारे हेड में डाल देना चाहते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग में लेसन था. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज थी. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में लिखी हुई थी. उस पर राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेज. They looked like little flags floating everywhere in the school room. और वो ऐसे लग रही थी मानो कि जैसे कि हर जगह उस स्कूल रूम में फ्लैग की तरह फ्लोट कर रही हो. Hung from the rod at the top of our desk, जैसे कि हमारे डेस्क पर एक रॉड लगी है और उस रॉड के टॉप पर उन फ्लैग्स को लगाया गया और वो वहां पर फ्लोट कर रहे हैं. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको ये भी देखना चाहिए, आप ये देख सकते हो कि हर कोई अपने वर्क पर कैसे बिजी था. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ आवाज आ रही थी तो वो सिर्फ किसकी, पेपर पर पेन के स्क्रैच होने की. व्हेन दे वर राइटिंग. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. अगर एक बार एक बीटल बाहर से उड़कर आ गई. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट ones who worked right on the tracing their fish hooks. किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सब बिजी थे. उनका अटेंशन जो था वो सिर्फ अपने वर्क पर था. As if that was the French. फिश हुक का मीनिंग आप कह सकते हो, you know well I think, hooks for catching fish. Okay? As if that was French too. जैसे कि वो भी फ्रेंच हो. ऑन द रूफ द pigeons cooed very low. और छत पर pigeons जो थे वो बहुत धीरे धीरे कूड कर रहे थे. कूड इज द साउंड ऑफ द pigeon. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द pigeons, कि क्या pigeons भी जर्मन में ही गाएंगे, जर्मन में ही कूड करेंगे. बिकॉज अगर वहां पर सभी लोगों को एनस्लेव किया गया है तो उसे लग रहा था ऐसा कि क्या एनिमल्स या बर्ड्स भी हैं जो उस चीज को फॉलो करेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी कभी मैं मेरी राइटिंग से सिर ऊपर कर कर देखता था, ऊपर नजरें उठाकर देखता था, तो एम हैमल जो थे वो हमेशा मैंने उनको मोशनलेस उनकी चेयर पर बैठे हुए देखा. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज को घूरते हुए देखा. गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग. देन एट अनदर, और फिर दूसरी तरफ देखने लगते थे. एज इफ, जैसे कि मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे कि वो ये फिक्स कर देना चाहते थे हर चीज को जो उस छोटे से स्कूल रूम में दिख रही थी. फैंसी. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. ये चीज जो थी, फैंसी मीन्स होता है इमेजिन, कि आप इमेजिन करो 40 साल से वो उस एक ही जगह पर जॉब कर रहे थे, अपनी फेथफुल सर्विस दे रहे थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. उनके जो रूम था उनका घर जो था जहां वो रहते थे रेजिडेंशियल पोर्शन में, उसकी विंडो के जस्ट बाहर उनका एक गार्डन था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके उस रेजिडेंशियल पोर्शन के जस्ट सामने उनकी क्लास थी. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही थे जो कि यूज कर करके बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए थे. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और उनके गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज लगे हुए थे वो बहुत बड़े बड़े भी हो गए थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. Students, write down the meaning of hop vine.
हॉप वाइन जो होती है वो होती है एक हॉप प्लांट होता है, हॉप नाम का एक प्लांट होता है, एक बेल होती है, वही बेल जो थी वो वहाँ उसने प्लांट की थी और वो ट्वाइंड होता है टेंगल्ड, आपस में जैसे गुथ जाती है ना, लिपट जाती है आपस में, ऐसे लिपटती हुई वो उनकी विंडो से रूफ तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, ये उनके लिए कितना हार्टिंग होगा इन सब चीजों को छोड़ देना, पुअर मैन बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर उनके रूम में उनकी सिस्टर जो थी उनके मूवमेंट की आवाज सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी, सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें, यहाँ पर फॉर जो है इट इज द कनेक्टर नॉट द preposition, सो कीप इट एज द कनेक्टर, ओके, इन योर माइंड। They must leave the country next day. उन्हें अगले दिन उस कंट्री को छोड़ना होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन he had the courage to hear every lesson to the very last. उनके अंदर हर एक लेसन को सुनने का करेज था। किसके अंदर? फ्रेंड्स के अंदर। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद में हमारा लेसन था हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, मीन्स बच्चों ने उनके साथ साथ चैंट किया, रिपीट किया, रिसाइट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और बैक साइड बेंचेस पर जहाँ सब विलेजर्स बैठे थे वहाँ ओल्ड हॉसर जो बैठे थे, ओल्ड सेलर थे, उन्होंने अपना चश्मा पहना हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से उस प्राइमर को पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, वो भी उनके साथ में उन लेटर्स को स्पेल करने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे, मीन्स यू कुड सी दैट he too was crying, वो भी रो रहे थे। his voice trembled with emotion, इमोशन से उनकी आवाज कांप रही थी। and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, और हम सब हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। ये सुनकर ना, अगर आप ये सुनेंगे तो ये बहुत फनी हो सकता है आपके लिए। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन, मुझे कितना याद है वो मेरा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी एकदम से चर्च क्लॉक में 12 बज गए। देन द एंजेलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस। एंजेलस मीन्स होता है अ बेल रंग फॉर प्रेयर्स, प्रेयर के लिए जो बेल बजाई जाती है। इट वॉज रंग एट 12 o'clock समथिंग, ओके। एंड ट्रम्पेट्स मीन्स हॉर्न लाइक विंड इंस्ट्रूमेंट्स, नरसिंगे जिसे बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हवा से उसको बजाया जाता है, ब्लो करके आप उसको बजा सकते हैं, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रशियंस के वो इंस्ट्रूमेंट्स थे और वो बजाते हुए रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसे कि हम अपनी विंडो के नीचे सुन सकते थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था, क्योंकि उसने कभी नजरें उठाकर अपने टीचर को देखा ही नहीं था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ टू डू समथिंग इन द क्लास। माई फ्रेंड्स सेड ही, एम हैमल ने कहा, माई फ्रेंड्स, आई मीन्स ही वॉज स्टामरिंग टू से समथिंग, but something choked him. Choked means blocked the throat. उनका गला रुक गया, जैसे किसी चीज ने रोक दिया हो, कुछ फंस गया हो। He could not go on, वो बोल नहीं सके। Then he turned to the blackboard, फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न हुए। took a piece of chalk, उन्होंने एक चौक का पीस लिया। and bearing on with all his might, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करते हुए he wrote as large as he could, जितना लार्ज वो लिख सकते थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा। vive la France means long live France, कि फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार से टच कर लिया।
झुका लिया एंड विदाउट अ वर्ड और बिना कोई वर्ड बोले ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड और उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए सबको कहा स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो गया है, अब आप जा सकते हो। बिकॉज ही कुड नॉट से few words, even few words to them to go after leaving the class because he was also depressed with this same situation. Okay, I think you have understood the chapter. It's not so typical chapter, it's easy chapter. So I explained you line wise, so listen carefully. Okay, if you are facing any problem then you can drop a message to me. Thank you so much. Best of luck.